हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज हम लोग ईपीएफओ में जितने भी तरह के अकाउंट होते हैं ना उसको देखेंगे। जैसे आप सुने होंगे कि अकाउंट 1 होते हैं, अकाउंट 10 होते हैं, अकाउंट 21 होते हैं, अकाउंट 22 होते हैं, उस सब के बारे में, अकाउंट 2 होते हैं, उस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू के पूछे जा सकते हैं उसको मैं स्पेशली मेंशन कर दूंगा, ठीक है। हम लोग ईपीएफ स्कीम 1952 देख रहे थे और हम लोग जो है पैरा 48 तक देख चुके थे। उससे आगे हम लोग देख रहे हैं, जो भी पैरा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं स्पेशली मेंशन करूंगा। तो हमारा जो पैरा 14 है ना, वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट के बारे में। आपका जो सैलरी मिलता है किस अकाउंट से मिलता है, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सैलरी किस अकाउंट से मिलता है, तो आपको बताना है कि हमारा जो सैलरी मिलता है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट से मिलता है, जो अकाउंट 2 होता है, ठीक है। अकाउंट 2 होता है, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट के बारे में पैरा 49 बात करता है, ठीक है। किसके बारे में? तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट के बारे में। इससे हमारे ऑफिस में होने वाले जितने भी खर्चे जो होते हैं ना, वो सब हम इसी अकाउंट से जो है यूटिलाइज, इसी अकाउंट से यूज करते हैं। इसमें जितने भी फंड आते हैं, जैसे आपको पता होगा ना, हम लोग कंपनी से जो है 0.5% जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेते हैं। तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है ना इसी खाते में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज वाला, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है यूज करते हैं हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। जैसे सैलरी हो गया, अलाउंसेज हो गया, लीव ट्रेवल कंसेशन हो गया, जो भी चीज़ हम लोग को मिलता है ना, या हमारे ऑफिस के स्टेशनरी का काम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, एवरीथिंग जो है ना इसी अकाउंट से खर्च करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट आया गया समझ में आपको। उसके बाद पैरा 50 बात करते हैं प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में। तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट समझ गया है ना, जो हमारे पास प्रोविडेंट के रूप में जो फंड आया ना उसे प्रोविडेंट फंड अकाउंट कहते हैं। इसके लिए भी हमारे पास जो होता है एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट। हमारा जो सदस्य है, जो हमारा एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है, जो कंपनी वाला, इस दोनों ने 12% जो रुपया दिया ना, उस रुपया को हम लोग प्रोविडेंट फंड अकाउंट में रखते हैं। कि नहीं आया समझ में? प्रोविडेंट फंड अकाउंट में किसका रुपया रहता है? एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। तो पैरा 50 इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा पीएफ अकाउंट के बारे में बात करते हैं, पैरा 50, ठीक है। पैरा 49 भी याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, क्योंकि सैलरी इसी अकाउंट से हम लोग को मिलता है, ठीक है। पैरा 51 बात करते हैं इंटरेस्ट अकाउंट के बारे में। क्योंकि सर इंटरेस्ट अकाउंट क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके थ्रू जो है हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं अपने सदस्य को। आप देखे होंगे कि हमारा ईपीएफओ जो है ना, हर एक सदस्य को क्या करते हैं, इंटरेस्ट भी देते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट हम लोग देते हैं ना, एक अच्छा खासा इंटरेस्ट देते हैं, जो बैंक से काफ़ी हाई रहता है, 8% के लगभग में इंटरेस्ट देते हैं हम लोग। तो ये इंटरेस्ट अकाउंट हमारा पैरा 51 डिस्कस करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पैरा 51 इंटरेस्ट अकाउंट। क्योंकि सर इसमें रुपया कहाँ से आता है? आपने तो बताया कि हम लोग 12% कंपनी से लेते हैं, 12% हम लोग जो है सदस्य से लेते हैं, 0.5% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेते हैं, 0.5% ईडीएलआई लेते हैं। तो इंटरेस्ट के लिए तो हम लोग कोई रुपया लेते ही नहीं है। तो यस आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए हम लोग कोई रुपया नहीं लेते। इंटरेस्ट के अकाउंट में जो रुपया आता है ना, वो कहाँ से आता है? जो रुपया हम लोग को मिला पीएफ के द्वारा, जहाँ से जो रुपया मिला ना, उस सब रुपया को हम इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उससे जो है हमारा जो इंटरेस्ट जो हम इन्वेस्ट किए, उससे हमको कुछ प्रॉफिट होगा ना, तो उसी रुपया को जो है इंटरेस्ट अकाउंट में रखा जाता है, और इससे हम अपने सदस्य को क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। कैसे देते हैं मैं आगे बताऊंगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट में समझे ना क्या होता है। इंटरेस्ट अकाउंट के थ्रू हम अपने सदस्य को इंटरेस्ट देते हैं। इसमें रुपया कहाँ से आता है? तो ऑल इंटरेस्ट, रेंट एंड अदर इनकम रियलाइज्ड एंड नेट प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी इन्वेस्टमेंट, सेलिंग तेलिंग करने से जो भी हमको रुपया आएगा ना, सब हम इसमें इंटरेस्ट अकाउंट में रखेंगे, और इसी के थ्रू जो है हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि इंटरेस्ट अकाउंट में जो है ना, अभी कहेंगे कि सर आपने तो बताया कि सभी रुपया को इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो प्रॉफिट होगा उसको इंटरेस्ट अकाउंट में रखेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अकाउंट 2 जो था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, उसका जो हम लोग खर्च करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे ना, उसके रुपया को इसमें नहीं लाना है, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट में नहीं लाना है। तो एक्सेप्ट याद रखना है कि एक्सेप्ट अकाउंट 2 मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट को छोड़ करके जहाँ से जो भी कंट्रीब्यूशन आया उसको हम लोग मार्केट में लगाए, तो मार्केट से जो भी हमको प्रॉफिट लॉस हुआ उस रुपया को हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट में रखते हैं, और इसी से हम अपना इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट कैसे तय की जाती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग जो है हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है कि कितना देना है किस क्वार्टर के लिए, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा आगे के वाले वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हमारा पैरा 52 है। पैरा 52 डिस्कस करता है किसके बारे में? तो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी बिलोंगिंग टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। हमारे जितने भी फंड आए ना, जितने भी फंड, उसको हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्ट करेंगे तभी उससे हमको कुछ रुपया आएगा, तो हम इंटरेस्ट दे पाएंगे। तो ये इन्वेस्ट कैसे करते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा बोलता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग सभी रुपया को बैंक में रखते हैं, और उसको जो है इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट के लिए हम लोग का क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है? तो ये सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ठीक है, सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का अकॉर्डिंग जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है कि इतना रुपया इसमें लगाना है, बॉन्ड में इतना रुपया सिक्योरिटी में लगाना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं, ठीक है। परसेंटेज तय रहती है इसमें, ठीक है।
उसके बाद हमारा पैरा 53 बताता है डिस्पोजल ऑफ फंड के बारे में, कि मतलब हमारा जितने भी फंड आया ना उसको डिस्पोज कैसे करना है। डिस्पोज करने का मतलब उस फंड का यूटिलाइज कैसे करना है। तो देखिए सिंपल सा याद रखिए कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट है ना, जो अकाउंट 2 होता है, उसका रुपया तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्च करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जितने भी ऑफिस का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए खर्च होगा, जैसे हमारा सैलरी देना हो गया, जो भी हो गया, अलाउंसेस वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है, स्टेशनरी हो गया, ये सब खर्च करने के लिए हम लोग अकाउंट 2 का यूज करेंगे। ठीक है, तो अकाउंट 2 के लिए तो आप समझ गए कि इतने सारे काम है हमारे ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो अकाउंट 2 का रुपया जो है ना, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुमति से निकाल करके रुपया खर्च कर सकता है कहीं भी। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो है ना, और जितने भी अकाउंट है, जैसे प्रोविडेंट फंड अकाउंट हो गया, पेंशन अकाउंट हो गया, ईडीएल अकाउंट हो गया, इस अकाउंट सब का रुपया जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति से ही निकाल करके जो है किसी और काम में खर्च किया जाता है। तो सर आप बोल रहे हैं किसी और काम, इसका मतलब और कौन सा काम है, मतलब किसी और काम में खर्च कर सकते हैं। तो मेन काम क्या है, तो देखिए मेन काम क्या होता है, पीएफ अकाउंट का मेन काम क्या होता है कि जो पीएफ का अकाउंट है उसमें जो रुपया, उससे हम अपने सदस्य को क्या करेंगे, जो अब जब भी वो पीएफ का रुपया मांगेगा तो वो देंगे। अगर पेंशन में अकाउंट में जो रुपया है तो उसका काम क्या है कि हम लोग पेंशन प्रोवाइड करेंगे। ईडीएल अकाउंट में जो रुपया, उसका काम क्या है, उससे द्वारा जो है हम ईडीएल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लिए इस सभी फंड का रुपया हम किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते। नहीं आया समझ में? तो ये हमारा पैरा 53 बोलता है डिस्पोजल ऑफ अकाउंट। तो डिस्पोजल ऑफ अकाउंट में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार ही जो है आप इस रुपये सबको किसी दूसरे काम में यूज कर सकते हैं, नहीं तो केवल जिस काम के लिए इसको बनाया गया उस काम में यूज करना है। ठीक है, अब है पैरा 54। ठीक है, पैरा 54 बताता है एक्सपेंसेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कहाँ से निकालते हैं। तो उसके लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट है, उससे हम लोग निकालते हैं। तो कौन से खर्चे करते हैं सर, तो देख सकते हैं हमारा जो सैलरी है, फीएल है, अलाउंसेज हैं, सैलरी हैं, ये सब जो है ना, साथ ही साथ मैंने जो भी, देखिए अभी क्या होता है ना कि देखिए एक चीज़ याद रखिए कि जो है ना, हमारा जो पीएफ का जो अकाउंट है ना, उसमें हम क्या करते हैं, हमारा जितना एक दिन में कैश में जब आप काम करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारा जितना भी पीएफ का रुपया जो है ना, उससे जो रुपया हम आज बैंक भेज करके उस चेक को बैंक भेजते हैं और बैंक के थ्रू सभी के सदस्य के खाते में चले जाते हैं ना, तो उसके लिए क्या हुआ कि देखिए पीएफ का रुपया था, मतलब पीएफ अकाउंट से निकलेगा। ठीक है, उसके लिए हम चेक बनाएंगे और चेक देंगे बैंक को, बैंक दे देगा सभी के अकाउंट में। लेकिन अब इस चेक भेजने के लिए ना, ये चेक का जो काम किया बैंक वाले ने, तो बैंक को भी तो 1 रुपया देना पड़ेगा ना, जिसे हम लोग रेमिटेंस फी बोलेंगे। ठीक है, बैंक वाला जो ले रहा है हमसे, तो आप कहोगे सर ये जो बैंक वाले को आप हर महीना जो 5 लाख रुपया दे रहे हैं, चार्जेस जो दे रहे हैं ये पीएफ के अकाउंट के रुपया को सदस्य के खाते में भेजने के लिए, तो वो जो कहे किस अकाउंट से देते हैं आप। ठीक है, तो याद रखिएगा वो हम पीएफ अकाउंट से नहीं देते हैं, वो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट से ही देते हैं। ठीक है, बस एक एक्सेप्शन याद रखिए, एक एक्सेप्शन है इसमें कि हम लोग जब पेंशन जो देते हैं ना, मतलब हर मंथ का जो पेंशन हम लोग सभी के खाते में भेजते हैं, मंथली जो पेंशन दिया जाता है, उसमें जो है ना हम लोग केवल जो है पेंशन अकाउंट से उसका रेमिटेंस का भी फी काटते हैं। मतलब जो बैंक को चार्जेस देते हैं पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसका चार्जेज हम लोग पेंशन अकाउंट से ही काटते हैं, नहीं तो और जितने भी काम होते हैं सब खर्चा हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट से ही निकालते हैं। कि नहीं आया समझ? देखिए फिर से मैं बोलता हूँ कि हमारे ऑफिस में जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट का काम क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट का काम है हमारे ऑफिस के द्वारा जितने भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में जो भी खर्च होता है वो सब प्रोवाइड करना। अब आप सोचे होंगे कि सर इसका मतलब तो हो गया कि जितने भी ऑफिस में काम होते हैं सब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट से होता है। तो यस, आप सही सोच रहे हैं, उसी से होता है सब कुछ, एक चीज़ को छोड़ के। एक चीज़ क्या है, तो वो है कि हम जब मंथली पेंशन भेजते हैं ना सदस्य के खाते में, तो उसमें जो हम लोग जो भेजते हैं, तो हम तो बैंक है ही नहीं जो खुद डायरेक्ट भेज देंगे। हम क्या करते हैं, चेक बना करके बैंक को देते हैं और बैंक वाला सबके खाते में भेजता है। तो इसके लिए बैंक वाला हमसे एक चार्ज लेता है। तो कहोगे सर ये चार्ज भी आप एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट से देंगे, तो नहीं दूंगा मैं। ठीक है, ये चार्ज मैं पेंशन अकाउंट से ही दूंगा। तो बस यही एक्सेप्शन है, नहीं तो आप समझिए सिंपल सा है कि जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में वो सब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट से होता है, एक्सेप्ट पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, मंथली पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। तो ये हमारा 54 बोलता था कि एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी खर्चा होता है हम एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से निकालते हैं, एक्सेप्ट पेंशन वाला, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा पैरा 55। ये बताते हैं फॉर्म एंड मैनर्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। देखिए क्या होता है ना, हमारा सेंट्रल बोर्ड जो होता है ना, सेंट्रल बोर्ड जो है हर साल जो है क्या करते हैं, फॉर्म 10 और फॉर्म 11 मेंटेन करते हैं। फॉर्म 10 में सेंट्रल बोर्ड जो मतलब है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ये हमारे कितना इनकम हुआ साल भर में और कितना एक्सपेंडिचर हुआ इसको बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म 10 में। और फॉर्म 11 में बैलेंस शीट बनाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ठीक है,
तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सेल मेंटेन प्रॉपर अकाउंट ऑफ इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट इन फॉर्म 10। तो याद रखिएगा ये फॉर्म 10 और फॉर्म 11 याद रखिएगा। फॉर्म 10 में क्या करते हैं, हमारा CBT जो है फॉर्म 10 के द्वारा जो है इनकम एक्सपेंडिचर का साल भर में क्या हुआ ये मेंटेन करते हैं, और फॉर्म 11 में जो है बैलेंस शीट बनाते हैं जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसका। ठीक है, अब आगे सर ऑडिट है। 56 पैरा जो है इंपॉर्टेंट है, ऑडिट के बारे में बताता है। तो कहोगे सर ऑडिट कैसे होता है हमारे ऑफिस में, तो ऑडिट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कैग से सुझाव लेते हैं और फिर हमारे ऑफिस का ऑडिट करवाते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। पैरा 56 याद रखना है, ऑडिट के बारे में डिस्कस करता है। पैरा 57 बात करता है इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ मेंबर। हमारा मेंबर जो है ना PF खाता ट्रांसफर भी कराते हैं। आप देखे होंगे कि दो तरह के ट्रांसफर कराते हैं, एक होता है मतलब इन होता है, एक होता है आउट होता है, सर्विस इन एंड सर्विस आउट। मतलब क्या होता है कि एक PF खाता से रुपया को दूसरे में ट्रांसफर कराता है, और एक होता है कि एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर करा रहे हैं। जैसे मानिए कि कोई जो है दिल्ली का है, वो आगरा में रुपया ट्रांसफर करा रहा है, तो 1 RO टू अनदर RO, तो उसे हम लोग आउट कहते हैं, सर्विस आउट। मतलब इस यहाँ से वो दूसरे में जा रहा है। और एक होता है इन, जो हमारे ऑफिस के अंडर जो है एक अकाउंट से दूसरे में जा रहा है, मतलब ठीक है दूसरे PF अकाउंट में जा रहा है। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ। तो ये होता है, आप जानते होंगे कि हमारे PF अकाउंट में हमारे सदस्य के पास 2 PF अकाउंट हो सकते हैं। ठीक है, अपना मतलब एक जगह किसी कंपनी में काम किया, वहाँ का एक PF अकाउंट होगा, फिर दूसरी जगह काम किया तो वहाँ का PF अकाउंट होगा। तो जो पुराने वाले PF अकाउंट में रुपया था तो उसको पहले नया वाले PF में जोड़ लेते हैं। तो ये सब ट्रांसफ़र के बारे में हमारा कितना पैरा 57 बात करता है, बस इतना ही याद रखिए। इसके बाद बजट है, तो याद रखिए ये पैरा इंपॉर्टेंट है। 58 पैरा बजट के बारे में बात करता है। बजट जो 8 का शेप है वो भी B की तरह होता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं 8 जो है 58। तो बजट के बारे में बात करते हैं। बजट कैसे होता है हमारे ऑफिस में, तो मैंने आपको जब मेरा पिछला लेक्चर सब देखे होंगे तो मैंने उसमें इसका जिक्र किया था बजट के बारे में। ठीक है, तो हमारे जो CPFC होते हैं ना, ये CPFC जो है 15 फरवरी से पहले 15 फरवरी से पहले जो है ना हर साल एक प्रोबेबल बजट तैयार करते हैं। ये प्रोबेबल बजट होता है कि मतलब अगला साल कितना रुपया खर्च होगा। बजट का मतलब समझते हैं ना, बजट होता है अगले साल के लिए और रिपोर्ट होता है पिछले साल के लिए। ठीक है, तो बजट अगला साल कितना खर्च होगा ये तो CPFC को पता नहीं रहता है ना, तो इसीलिए CPFC एक प्रोबेबल बजट तैयार करते हैं 15 फरवरी से पहले, और फिर वो CPFC जो है अपने CBT को देते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को देते हैं। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी किसको देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे क्या करते हैं, पार्लियामेंट में ले जाते हैं, जिसे 30 दिन के अंदर पास कराते हैं। अगर मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन करने को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बजट बनता है। अब राइट सर बजट तो बन गया, ठीक है, मानिए कि इस साल का जो है हमारा बजट बन गया कि इतना करोड़ रुपया हमको खर्च करना है, इतना लाख करोड़ रुपया खर्च करना है। ठीक है, तो ऐसा तो हो सकता है ना, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो यस देखिए इसमें क्या होता है ना कि हमारे CPFC के पास एक पावर दिया जाता है रीअप्रोप्रिएशन ऑफ द बजट। बजट को रीअप्रोप्रिएशन करने का मतलब कि उस बजट में क्या है ना कि मानिए कोई हमारे PF डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इतना रुपया मिला, लेकिन जो है ना वो रुपया जो है मानिए कम हो गया। ठीक है, उस PF में थोड़ा कम पड़ गया, अब क्या कर सकते हैं हम, दूसरी जगह से फिर क्या करते हैं, रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं क्या, फिर से थोड़ा रुपया और कहीं से मंगा सकते हैं क्या। तो देखिए CPFC के पास ये पावर होती है, लेकिन टोटल बजट जो हमारा तय की गई है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप खर्च कीजिए, लेकिन जो है टोटल बजट जो तय किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब थोड़ा हमारा याद रखिए कि रीअप्रोप्रिएशन ऑफ द बजट का पावर CPFC के पास होता है। CPFC 15 फरवरी से पहले जो है बजट तैयार करता है, वो CBT को देता है, CBT सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। इस तरह से हमारे ऑफिस में बजट का कार्यक्रम होता है। ठीक है, अब रहा पैरा 59। पैरा 59 बात करता है मेंबर अकाउंट के बारे में। तो आप अभी मैंने आपको बताया कि हमारे मेंबर के पास एक PF अकाउंट होते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे हमारे मेंबर के पास जो एक कोड होते हैं वो PF कोड होते हैं। ठीक है, तो PF अकाउंट उसे ही बोला जाता है। ठीक है, तो उस PF अकाउंट में किसका किसका रुपया आता है, तो उस PF अकाउंट में मैंने आपको बोला था कि हमारे एम्प्लॉयर का और हमारे सदस्य का दोनों का रुपया उसमें क्या होता है, जमा होता है। और किसका होता है, तो देखिए हमारा भी रुपया होता है, हम भी इंटरेस्ट देते हैं, तो उस अकाउंट में हमारा इंटरेस्ट का भी रुपया क्या होता है, जमा होता है। कि नहीं आया समझ में। तो ये याद रखना है कि हमारे मेंबर का अकाउंट के बारे में दिया गया है। मेंबर के अकाउंट पे जो भी रुपया यानी हम इंटरेस्ट के रूप में दिए या जो उधर कंट्रीब्यूशन आया, तो कंट्रीब्यूशन सब जो है ना नियरेस्ट रूपी में ही आएगा, याद रखना है। ठीक है, नियरेस्ट रूपी में लिखा है कमिश्नर सेल कंपेयर द इंटायर मेड ऑफ कंट्रीब्यूशन विद द रिसीव्ड। हाँ, ये याद रखिए कि हमारा जो कमिश्नर है ना, जो वो देखेगा, मतलब ये चेक करता है हमारा कमिश्नर की हमारा जो कंट्रीब्यूशन में जो सदस्य के अकाउंट में जितना रुपया मिला है, वो जो कंट्रीब्यूशन कार्ड उसके एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया था उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कि नहीं आया समझ में।
क्या मैंने आपको याद है कंट्रीब्यूशन कार्ड बताया था? कंट्रीब्यूशन कार्ड, एक एनुअल कंट्रीब्यूशन कार्ड भी आपको बताया था जो 6A होता था, फॉर्म 6A, और एक फॉर्म 3A के बारे में भी बात किया था मैंने, जो मंथली कंट्रीब्यूशन कार्ड होता है। तो हमारे सदस्य के खाते में जो कंट्रीब्यूट किया गया, क्या वो जो है कंट्रीब्यूशन कार्ड में जो एम्प्लॉयर ने लिख के दिया है कि इस महीना इतना रुपया हम काटे हैं सदस्य का, इतना रुपया हम दिए, उससे मैच कर रहा है कि नहीं, इसी के बारे में हमारा मेंबर्स अकाउंट जो है पैरा 59 डिस्कस करता है। ठीक है, अब देखिए पैरा 60 इंपॉर्टेंट है। पैरा 60 बताता है इंटरेस्ट के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक इंटरेस्ट अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट, उस इंटरेस्ट अकाउंट के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, अपने सदस्य सबको, जो भी हमारा पीएफ सदस्य है उसको इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट देने का क्या रूल होता है? तो देखिए इंटरेस्ट तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीबीटी से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से कंसल्ट करके जो है इंटरेस्ट तय की जाती है कि कितना रुपया देना, इंटरेस्ट कितना परसेंटेज देना है। ठीक है, अब रहा इंटरेस्ट देते कहते हैं, तो देखिए हम लोग इंटरेस्ट देते हैं तो 3 तरीका है उसका, कैसे देते हैं थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, हम लोग देते हैं ऑन द अकाउंट एट द क्रेडिट एट ए मेंबर ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। हम लोग क्या करते हैं कि साल जब खत्म होने वाला रहता है, साल खत्म होने के लास्ट दिन जो है जितना रुपया उसके खाते में रहता है उस पर जो है हम लोग पूरे साल का जो है इंटरेस्ट दे देते हैं, 12 मंथ का। मानिए एक सदस्य है, इस सदस्य के खाते में जो है ना, मानिए साल के लास्ट में जो है ना, मानिए कि 10,000 रुपया, तो उस 10,000 रुपये जितना रुपया 12 महीने का इंटरेस्ट होगा, ठीक है, मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट देते हैं। ये याद ध्यान रखना है कि हम लोग जो इंटरेस्ट देते हैं ना मंथली बेसिस, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन जो है मंथली आ रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग जो इंटरेस्ट भी देते हैं ना ऑन मंथली बेसिस देते हैं, लेकिन देते हैं कब, साल के लास्ट में देते हैं। ठीक है, जितना भी रुपया उसके खाते में रहा उस पर दे देते हैं। तो अब कहोगे सर एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम हो गया, तो क्या हुआ? तो यस इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि मानिए सदस्य ने अपने बीच में ही कुछ रुपया निकाल लिया, तब उसको कैसे देंगे? तो देखिए अगर कोई बीच में निकाल लेता है ना, तो उसके लिए भी हमने एक इंटरेस्ट का उसमें एक और लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट क्या करते हैं, उसको देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जब जो है ना कोई बीच में निकाल लेता है ना, तो उसका क्या करते हैं हम लोग, तो मानिए कि 10 तारीख को निकाल लिया, 10 जुलाई को निकाला, तो 10 जुलाई को निकाला ना, तो हम लोग जो है ना जून तक का उसे रुपया जो है उसको इंटरेस्ट के रूप में दे देंगे। जून तक जितना रुपया वो निकाला, जितना विड्रॉल किया है उस पर, जितना विड्रॉल किया है ना, तो उसका जो है इंटरेस्ट जून तक का दे देंगे, साल के शुरू से लेकर जून तक का दे देंगे। तो इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। पैरा 60 याद रखना है, राउंड ऑफ रुपीज हमेशा याद रखिए, हमारा सभी स्कीम में राउंड ऑफ रुपीज होता है। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट से दिया जाता है। ठीक है कि नहीं आया समझ? अगर इंटरेस्ट मानिए सदस्य कोई नहीं लेना चाह रहा है, ठीक है, कुछ कम्युनिटी होते हैं जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो अगर इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहा है ना, तो हम उसे क्या करेंगे, लिखा है कि अगर सदस्य इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहा हो तो नहीं ले सकता है। ठीक है, बट उसे अगर मानिए इन फ्यूचर में वो अगर इंटरेस्ट मांगेगा तो हमको देना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना है। इन ऑपरेटिव अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं देते हैं हम लोग। देखिए हमारा इंटरेस्ट का देने का एक रूल है। ठीक है, इन ऑपरेटिव अकाउंट हो जाता है, मतलब 3 साल इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग है, 3 साल। ठीक है, इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा, 3 साल जो है ना, 3 साल तक ही हम जो है किसी के पीएफ अकाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं। तो क्योंकि 3 साल के बाद हम लोग मानते हैं कि इनऑपरेटिव अकाउंट हो गया, इसे ऑपरेट कोई नहीं कर रहा है, इसमें कंट्रीब्यूशन तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग 3 साल तक ही जो है एक पीएफ खाते पे इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, तो इतना ही था। ठीक है, अकाउंट के बारे में इतना ही था। तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे कि हमारे पास एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट होता है, एक इंटरेस्ट अकाउंट होता है, एक पीएफ अकाउंट होता है। ठीक है, पीएफ अकाउंट में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक अकाउंट 1 होते हैं जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट कहलाते हैं, एक 10 होता है जो पेंशन अकाउंट कहलाते हैं। हमारा एक अकाउंट 2 होता है जिसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट बोलते हैं, जिसके द्वारा हम लोग का सभी जो है सैलरी तैलरी सब मिलता है। ठीक है, और एक हमारा ईडीएलआई अकाउंट होता है जिसका चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, मैंने एक्ट स्कीम में पढ़ाया है ईडीएलआई अकाउंट के बारे में, इंश्योरेंस अकाउंट के बारे में मैंने बताया, जिसके थ्रू जो है हम लोग ईडीएलआई पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।